जय हिंद साथियों, मैं अनुराग कुंतल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, पिछली कक्षा में हमने BNS को शुरू कर दिया था और BNS का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जान लिया था और BNS की धारा 1 के बारे में भी जानकारी हमने कर ली थी। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी BNS की धारा 2। BNS की जो धारा 2 है वो परिभाषाओं से संबंधित धारा है। तो इसमें जो पहली परिभाषा है साथियों वो है कार्य की परिभाषा, और कार्य की परिभाषा के अंतर्गत कार्यों की आवली और एक कार्य दोनों ही आएंगे, यानी कि या तो सीरीज ऑफ एक्ट हो या फिर कोई एक सिंगल काम हो, दोनों ही जो है वो कार्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। सीरीज ऑफ एक्ट और एक्ट दोनों ही। जीव जंतु, दूसरी परिभाषा है आपकी जीव जंतु। जीव जंतु का अर्थ है मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी। ऐसा जीवित प्राणी जो मानव नहीं है वो सब जीव जंतु के अंतर्गत आएंगे। तीसरी है आपकी शिशु। शिशु का मतलब है यहाँ पर 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष नहीं हुई है उसे शिशु यानी कि चाइल्ड कहा जाएगा। चौथा है आपका कूटकरण। कूटकरण का क्या अर्थ है? कूटकरण का अर्थ है कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश्य इस आशय से करता है कि वह उस सदृश्य से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, ऐसा कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति एक चीज जैसी ही दूसरी चीज बनाता है और उस दूसरी चीज को देखकर कोई व्यक्ति धोखा खा जाए और उसे पहली चीज की तरह ही माने, तो ये माना जाएगा कि उसने कूटकरण किया है। कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, यानी ये आवश्यक नहीं है जो कूटकरण किया है वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिखे। दूसरा जो स्पष्टीकरण है वो कह रहा है जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश्य कर दे, यानी एक चीज को दूसरी चीज के समान कर दे, और सदृश्य ऐसा हो और समानता इस प्रकार की हो कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, यानी कि समानता इतनी अधिक हो कि उसके देख के कोई भी व्यक्ति धोखा खा जाए। तो जब तक के प्रतिकूल साबित न किया जाए तब तक ऐसा साबित नहीं किया जाए कि कोई व्यक्ति धोखा खा चुका है, तो ये उपधारणा की जाएगी, ये माना जाएगा कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश्य बनाता है उसका आशय प्रवंचना करने का था, यानी उसका आशय क्या था? धोखा देने का था। अगली जो परिभाषा है वो है आपकी न्यायालय। न्यायालय का तात्पर्य है न्यायाधीश, जिसे न्यायकृत कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया जाए, या न्यायाधीश निकाय, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायकृत कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायकृत निकाय न्यायकृत कार्य कर रहा है। यानी कोई एक जज हो या एक से अधिक जज हों और उन्हें न्यायिक कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो उसका अर्थ जो है BNS के तहत न्यायालय से माना जाएगा। मृत्यु का क्या अर्थ है? मृत्यु का अर्थ यहां मानव की मृत्यु से अभिप्रेत है। बेईमानी, बेईमानी का क्या आशय है? बेईमानी का आशय है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारक करे, यानी गलत तरीके से एक व्यक्ति को लाभ प्रदान करे और दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से हानि प्रदान करे, तो उसे बेईमानी से कहा जाएगा। अगली परिभाषा है आपकी दस्तावेज। दस्तावेज का क्या आशय है? यहाँ पर कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अंकों या चिन्हों के द्वारा या उससे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। किसी पदार्थ पर लिखा गया है, किसके द्वारा? अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा, चिन्हों द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा लिखा गया है, जिसे उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाने के लिए आशयत है, यानी जो इस आशय से लिखा गया है कि इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वो दस्तावेज है। और दस्तावेज के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दोनों ही अभिलेख भी शामिल हैं। इस दस्तावेज के अंतर्गत क्या क्या आता है? दस्तावेज के अंतर्गत आता है आपका संविदा, यानी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका दस्तावेज के अंतर्गत आएगा।
बैंक का चेक और दस्तावेज, बैंक से संबंधित कोई भी चेक हो, दस्तावेज हो, जैसे बैंक की पासबुक हो गई आपकी, तो वो दस्तावेज के अंतर्गत ही आएगा। मुख्तारनामा भी दस्तावेज होता है। मानचित्र यानी मैप या रेखांक, जिसे साक्ष्य के रूप में उपयोग लाने के लिए इस आशय का हो या जो उपयोग में लाया जा सके, यानी साक्ष्य के उपयोग में लाया जा सके, कोई भी मानचित्र या मैप जो है वो दस्तावेज है। अगली परिभाषा जो है वो है कपटपूर्वक। कपटपूर्वक का आशय क्या है? कपट करने के आशय से किया गया कोई भी कार्य जो है वो कपटपूर्वक कहा जाता है। अगली परिभाषा है आपकी लिंग। लिंग जो शब्द है वो पुल्लिंग वाचक शब्द हुआ है, यानी वह अगर कहीं लिखा हुआ है बीएनएस के तहत तो उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग, तो उसका प्रयोग किसके रूप में किया जाएगा? वो पुरुष, महिला या उभयलिंगी तीनों के लिए माना जाएगा। पुरुष के लिए भी, महिला के लिए भी, उभयलिंगी यानी कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों के लिए ही जो वह शब्द है वो माना जाएगा आपका। सद्भाव पूर्वक का क्या आशय है? सद्भाव पूर्वक का आशय है जो सम्यकता, सतर्कता और ध्यान से की गई हो, यानी कि कोई भी कार्य जो है जो सम्यक, सतर्कता और ध्यान से किया गया हो, जो केयरफुली कोई भी कार्य किया जाता है उसे सद्भाव पूर्वक कहा जाएगा। सरकार का क्या आशय है? सरकार का आशय यहाँ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से ही सरकार का आशय है। संश्रय क्या है? अगली परिभाषा जो दी गई है वो है आपकी संश्रय, और संश्रय का मतलब है यहाँ आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद, वाहन के साधन या किन्हीं साधनों से, चाहे वे किसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार से इस खंड में प्रगटित है, पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना। यानी अगर आप जानते हैं किसी ने कोई अपराध किया है और आप जो है यह जानते हुए भी उस व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचने के लिए आश्रय यानी स्थान प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, पेय पदार्थ प्रदान करते हैं, धन देते हैं, वस्त्र प्रदान करते हैं, आयुध यानी आर्म्स प्रदान करते हैं, गोला बारूद प्रदान करते हैं, या फिर वाहन प्रदान करते हैं, किस लिए? कि वो बच जाए, तो ये कहा जाएगा कि आपने उसे संश्रय प्रदान किया है। क्षति। क्षति क्या है? क्षति जो है वो आपकी 4 प्रकार की होती है। इसे आसान भाषा में कहें तो क्षति का मतलब है नुकसान। क्षति 4 प्रकार की कौन कौन सी? आपकी शरीर की, मन की, ख्याति की और संपत्ति की, यानी कि आपकी बॉडी की, आपकी मेंटल, आपकी जो है ख्याति और संपत्ति यानी आपकी प्रॉपर्टी, ये जो है 4 प्रकार की क्षति होती है। अवैध का क्या मतलब है? अवैध और करने के लिए वैध। अवैध का अर्थ है उस बात को लागू है जो अपराध है, यानी कोई भी बात जो इस संहिता के तहत अपराध है, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, यानी जिसे करने के लिए मना किया गया है, या जो बात अपराध है वो हो गई आपकी अवैध। या जो सिविल कार्रवाई के आधार उत्पन्न करे, या फिर कोई ऐसी चीज जो सिविल कार्रवाई का आधार उत्पन्न करती है, जिसके आधार पर सिविल कार्रवाई की जा सके, वो जो है अवैध माना जाएगा। भाई कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है, जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। लोप करना मैंने आपको कल बता ही दिया था, यानी कि मैंने आपको कल उदाहरण देके बताया था किसका? चौकीदार का। चौकीदार हमने रखा हुआ है और चौकीदार अगर चौकीदारी करने की बजाय सो रहा है तो इसका तात्पर्य वो अपने कार्य का लोप कर रहा है। यानी किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को जब रखा जाए और वो उस कार्य को नहीं करता है तो इसका तात्पर्य होता है कि वो कार्य का लोप कर रहा है। न्यायाधीश, पिछले उसमें हमने पढ़ा था कोर्ट, और अब पढ़ने वाले हैं हम न्यायाधीश। न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित है, किया गया है, यानी जिसे शासन ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है वो व्यक्ति जो है न्यायाधीश की श्रेणी में आएगा। और दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि किसी विधि कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक, यानी सिविल या क्रिमिनल किसी कार्रवाई में
अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, ऐसा निर्णय देता है, या जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किसी को ऐसी पावर प्राप्त है, चाहे वो सिविल कार्रवाई की हो या दंडिक कार्रवाई की हो, कि उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम हो जाए तो उसे न्यायाधीश कहा जाएगा। तीसरी बात इसमें क्या है, तीसरी बात इसमें दी हुई है, जो उस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो जिस व्यक्ति या निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। पहले में क्या है, उसे शासन द्वारा सशक्त किया गया है, दूसरा जो है उसे विधि द्वारा यानी कानून द्वारा बाय लॉ सशक्त किया गया है। 17वीं जो परिभाषा है वो आपकी जीवन की परिभाषा है। जीवन में क्या है, मानव का जीवन अभिप्रेत है, जीवन से तात्पर्य मानव का जीवन है। स्थानीय विधि क्या है, स्थानीय विधि भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू हो, यानी किसी राज्य में लागू हो या किसी जिले में लागू हो, उसे कहते हैं स्थानीय विधि। पुरुष का क्या तात्पर्य है, अगली परिभाषा जो 19 में दी गई है वो पुरुष की दी गई है, और पुरुष का तात्पर्य है किसी भी आयु का नर यानी कि मेल, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो भाई, वो पुरुष माना जाएगा। मास और वर्ष क्या है, यहाँ जो महीना और वर्ष की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी ग्रेगोरियन कैलेंडर से। 21वीं परिभाषा जो है उसका चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, वे चीजें जो भूबद्ध हैं या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, उनके सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। यानी कोई भी चीज, यानी कि एक तो आपकी हो गई लैंड या भूमि से जुड़ी हुई कोई भी चीज, इनको छोड़कर सारी संपत्तियां जो है मूवेबल संपत्ति के अंतर्गत आएंगी। ऐसा जो है 21वीं परिभाषा में लिखा हुआ है। सपोज कर लीजिए, एक तो हो गई भूमि, दूसरा भूमि से आबद्ध यानी जैसे आपका मकान हो गया वो भूमि से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गई आपकी इमूवेबल यानी अचल संपत्ति। और इनको छोड़कर जो मूवेबल इमूवेबल संपत्ति को छोड़कर जो भी संपत्तियां होंगी उन्हें मूवेबल संपत्ति यानी चल संपत्ति कहा जाएगा। वचन का अर्थ है जब तक के संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो। एक वचन के द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है, यानी एक वचन बहुवचन है और बहुवचन एक वचन है। 22वीं परिभाषा ये कहती है। शपथ क्या है, शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान। पहली चीज है आपकी इसकी सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान। दूसरी चीज है ऐसी घोषणा जो किसी लोक सेवक के समक्ष की गई हो या न्यायालय में की गई हो या सबूत के प्रायोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए की गई हो। यानी या तो कोई शपथ जो है वो क्या है, एक सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान है, या फिर लोक सेवक के समक्ष या न्यायालय के समक्ष या सबूत में प्रयोग लाने के लिए की गई हो। ऐसी घोषणा को क्या कहेंगे, शपथ कहेंगे प्यारे साथियों। अपराध क्या है, अपराध का अर्थ है जो भी जो है बीएनएस के तहत अपराध घोषित किया गया है वो जो है अपराध के तहत आएगा। 25वां क्या है, लोप। लोपों की किसी आवली को उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार जो है एकल लोप, यानी आप किसी एक काम को नहीं करते हैं या दो काम को नहीं करते हैं, जिसे करने के लिए आपको रखा गया है तो उसे लोप कहा जाएगा। 26वीं परिभाषा है आपकी व्यक्ति। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी, संगम या व्यक्ति, निकाय, चाहे वो निगमित हो या न निगमित हो, यानी चाहे कोई भी कंपनी हो, संगम हो या कोई एक व्यक्ति हो या व्यक्तियों का निकाय हो, चाहे वो निगम के अंतर्गत आए या ना आए, उसे व्यक्ति कहा जाएगा। लोक क्या है, लोक का अर्थ है कोई वर्ग या समुदाय। लोक यानी पब्लिक के अंतर्गत कोई वर्ग आएगा या समुदाय आएगा। लोक सेवक क्या है, लोक सेवक जो है ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक के अधीन आता हो। पहला है सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रतीकायुक्त अधिकारी, यानी नौसेना, सेना और वायुसेना का अधिकारी। प्रत्येक न्यायाधीश जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है जो किसी न्यायिक निर्णायक कृत्यों का, चाहे वह स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करे। यानी कि प्रत्येक न्यायाधीश जो न्याय का निर्णय देने का कार्य करता है, चाहे वह स्वयं हो या व्यक्तियों के निकाय में हो,
तो उसे क्या कहा जाएगा, लोक सेवक कहा जाएगा। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट क्या होगा, वो भी भैया लोक सेवक के अंतर्गत आएगा, चाहे वो समापक हो, रिसीवर हो, कमिश्नर हो। इसी प्रकार किसी न्यायालय का लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य, चाहे असेसर हो या पंचायत का सदस्य हो, जो न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करता है तो वो भी लोक सेवक के अंतर्गत आएगा। प्रत्येक मध्यस्थ अन्य व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा मामला या कोई विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है। कोई भी मध्यस्थ व्यक्ति जो कोई मामला देखने के लिए किसी सक्षम अधिकारी द्वारा या फिर किसी न्यायालय द्वारा रखा गया है तो वो भी भैया लोक सेवक के अंतर्गत ही आएगा। अगला है आपका प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने या करने के लिए सशक्त है, यानी किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को रखने के लिए परिरोध में यानी रोक कर रखने के लिए रखा गया है तो वो भी भैया लोक सेवक के अंतर्गत आएगा। सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते या कर्तव्य है कि अपराधों का निवारण करे, यानी अपराधों को रोके, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, अपराधियों को लेकर आए न्याय के लिए, या लोक स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। अगर हम एक शब्द में कहें तो कोई भी व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे तो भैया वो भी लोक सेवक के अंतर्गत आएगा। प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, यानी सरकार की तरफ से किसी संपत्ति को ग्रहण करने के लिए कोई व्यक्ति रखा गया है या व्यय करने के लिए रखा गया है या कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा गया है, राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण करे, यानी कि धन संबंधी मामलों से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो सरकार द्वारा रखा गया है वो जो है लोक सेवक के अंतर्गत ही आएगा। अगला क्या है, प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते कर्तव्य है कि किसी ग्राम नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे। पहले में जो था वो ये था कि सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करे, दूसरे में क्या है, यह कर्तव्य है कि ग्राम नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए संपत्ति को ग्रहण करे, वो भी लोक सेवक के अंतर्गत आएगा। अगला है आपका प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त है, यानी किसी व्यक्ति को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो निर्वाचन नामावली तैयार करे या उसे प्रकाशित कराए या बनाए रखे या पुनः देखे उसमें या किसी भाग को चलाए तो वो माना जाएगा लोक सेवक। अगला है आपका प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है, यानी जो भी व्यक्ति सरकार से सैलरी ले रहा है उसे भी लोक सेवक के अंतर्गत ही माना जाएगा। ऐसा जो है ये परिभाषा कहती है। तो अगर आप भी भैया सरकारी जॉब में जब लग जाओगे तो आपकी सैलरी भी सरकार से आएगी तो आप भी लोक सेवक के अंतर्गत ही आओगे प्यारे साथियों। अगली जो परिभाषा है वो है विश्वास करने का कारण। कोई भी व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, ये तब कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता हो। किसी बात का विश्वास करने का सफिशिएंट यानी उपयुक्त कारण है तब ये माना जाएगा कि ये विश्वास करने का कारण है। अगर वो कारण उपयुक्त नहीं है तो नहीं माना जाएगा विश्वास करने का कारण है। विशेष विधि क्या है, पहली जो परिभाषा थी हमने वो पढ़ी थी स्थानीय विधि। स्थानीय विधि जो लागू होती है वो किसी स्थान विशेष पर लागू होती है, जबकि विशेष विधि जो है वो किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होती है। विशेष विधि का तात्पर्य क्या है, किसी विशिष्ट विषय से संबंधित विधि को विशेष विधि कहा जाता है। मूल्यवान प्रतिभूति का आशय ऐसे दस्तावेज से है जो किसी विधिक अधिकार सर्जित करता है, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, यानी जो ये कोई दस्तावेज जो हमें अधिकार प्रदान करता है उसे कहा जाएगा मूल्यवान प्रतिभूति।
अगली जो परिभाषा है वो है आपकी जलयान, यानी कोई भी मानव के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए, मानव को या संपत्ति को जल द्वारा ले जाने के लिए जो चीज बनाई गई है उसे जलयान कहा जाएगा। स्वेच्छया का क्या तात्पर्य है? कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छया से कारित करता है या तब कहा जाता है जब उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था। यानी कि स्वेच्छया का आशय है यहाँ जानबूझकर किया गया कोई भी कार्य जो है उसका मतलब होगा यहाँ स्वेच्छया। अगली जो परिभाषा है वो है वसीयत। वसीयत यानी वसीयती दस्तावेज, कोई भी दस्तावेज जिसमें बिल के बारे में लिखा हुआ है उसे वसीयत कहा जाएगा। महिला, महिला का आशय किसी भी आयु की नारी है, यानी कोई भी फीमेल जो है उसे महिला माना जाएगा। सदोष अभिलाभ, सदोष अभिलाभ का मतलब है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ अप्रेत है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से अधिकार न हो। यानी सपोज करो ये मेरा पेन है और मेरा पेन कोई दूसरा व्यक्ति ले लेता है तो इस पेन पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है वैध रूप से, मैं इस पेन का हकदार हूं, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने ले लिया तो उसे सदोष अभिलाभ हो गया। इसी प्रकार सदोष हानि है, यानी कि मुझसे ये पेन ले लिया तो मुझे नुकसान पहुंचाया गया तो वो हो गई आपकी सदोष हानि हो गई। जो 37वीं परिभाषा है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि से अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से अधिकार था। यानी ये पेन किसका था? मेरा था, इस पर मेरा हक था, लेकिन दूसरे व्यक्ति को दे दिया तो मुझे उसकी सदोष हानि हो गई। प्यारे साथियों, जो परिभाषा है वो है सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, यानी कि अवैध रूप से कोई भी लाभ जो प्राप्त किया जाता है उसे सदोष लाभ प्राप्त करना कहते हैं। जैसे मैंने किसी से ये पेन छिना लिया तो वो हो गया सदोष अभिलाभ प्राप्त करना। पेन किसी दूसरा का था लेकिन छिना मैंने लिया तो ये जो है सदोष अभिलाभ प्राप्त करना हो गया। अगली जो परिभाषा है आपकी इसमें वो दूसरी है सदोष हानि उठाना, यानी कि जिस व्यक्ति से मैंने छिनाया है तो उसे सदोष हानि उठाना हो गया। 39वीं जो परिभाषा वो ये कह रही है कि उन शब्दों और पदों के लिए है जो इसमें प्रयुक्त नहीं किए गए हैं। ऐसे शब्द और पद, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनकी परिभाषा धारा 2 में नहीं दी गई है बीएनएस की में, तो उसका अर्थ कहां से हम लेंगे इसके बारे में धारा 39 में प्रावधान किया गया है। तो क्या प्रावधान किया गया है कि इसमें उपयुक्त हैं, इसमें प्रयुक्त किए गए हैं ऐसे पद और शब्द जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं लेकिन परिभाषित नहीं है, और किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित हैं। यानी बीएनएस में तो परिभाषित नहीं है लेकिन आईटी एक्ट और दूसरा आपका बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जिनकी परिभाषा दी गई है तो उनका अर्थ वही होगा जो इन दोनों एक्टों में उसकी परिभाषा दी गई है। यानी बीएनएसएस और आईटी एक्ट में जो परिभाषा दी गई है वही परिभाषा जो है यहां पर भी मान्य की जाएगी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में। तो साथियों, ये थी आज की हमारी क्लास बीएनएस की। तो ये आज की हमारी दूसरी क्लास थी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।